उसने हल्की सी मुस्कान छोड़ी। क्या तुम मोहब्बत में हो? उसने कहा और ताए की घबराई हुई हंसी निकल गई। बस उस हंसी से ही उसे समझ आ गया कि उसका बेटा मोहब्बत में है। उसने फौरन उसका हाथ थाम लिया ताकि इस बात पर वह खुद को आराम से महसूस करे। तुम जानते हो ना, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, उसने नरमी से कहा। ताए ने बस सिर हिला दिया, मगर अब भी खामोश रहा। उसे पता था कि उसकी मां समझ चुकी है कि वह मोहब्बत में है, लेकिन उसे डर लग रहा था ये कहने से कि वह एक मर्द से मोहब्बत करता है। कहीं वह उसे मायूस तो नहीं कर देगा। तुम जिसे भी चाहो, किसी भी इंसान से, किसी भी जेंडर से, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? उसने कहा। उसके इन अल्फाज से ताए के दिल को थोड़ी राहत मिली। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि बिना सीधे कहे भी उसे लगा जैसे उसने आखिरकार अपनी मां के सामने खुद को जाहिर कर दिया हो। जंगकुक की शादी हो गई। सब लोग इधर जमा हो जाओ, ट्रेनर ने कहा और सारे सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ताए अपनी जगह से खड़ा हुआ, लेकिन आज उसका दिल बहुत भारी था। 1 हफ्ते से उसने जंगकुक को नहीं देखा था और अब वह जा रहा था। उसका मन रोने का कर रहा था, मगर वह खुद को रोक रहा था। जैसा कि तुम सब जानते हो, कैप्टन जियोन की हाल ही में शादी हुई है। मैदान में उसने बहुत अच्छा काम किया है और अब थोड़ा वक्त खुद के लिए देने का समय है, ट्रेनर ने कहा। ताए ने देखा जंगकुक सामने खड़ा था, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि अगर देख लेता तो यकीनन उसके आंसू निकल जाते। वह अमेरिका जा रहा है, ज्यादा देर नहीं, बस 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। फिलहाल वह अपनी तरफ से एक छोटा सा अलविदा कहना चाहता है। जंगकुक आगे बढ़ा और ट्रेनर की जगह ले ली। उसने सबको देखा और फिर ताए को। उसके दिल में हल्की सी टीस उठी। बस 2 हफ्ते और तुम वो सिपाही बन जाओगे जिसके लिए तुम बने हो। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस इतना कि जो भी हो, अपने मुल्क की हिफाजत करना जैसे तुम अपने घर वालों की करते हो। उसकी छोटी सी बात पर सबने तालियां बजाईं और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। पानी के ब्रेक में ताए वापस अपनी बेंच पर चला गया। आखिरी ट्रेनिंग थी, इसलिए वह ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करता रहा। असल में वह बस खुद को भटकाना चाहता था। उसके अंदर गुस्सा भी था, उदासी भी, सब कुछ एक साथ। वह रोना नहीं चाहता था। खुद को इतना कमजोर महसूस करने से उसे नफरत हो रही थी। ताए, पहले थोड़ा आराम कर लो, होसोक ने कहा। उसकी टांगें सच में थक चुकी थीं, इसीलिए वह मान गया। वह बेंच पर बैठ गया। होसोक ने उसका झुका हुआ चेहरा देखा। क्या तुम ठीक हो? बस इन 3 लफ्जों पर ही ताए फूट फूट कर रो पड़ा। अरे, मुझे माफ करना, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? होसोक घबरा गया। उसने पहली बार किसी आदमी को यूं रोते देखा था। ताए ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस आंख में कुछ चला गया था। लेकिन होसोक समझ गया था कि वह ठीक नहीं है। ताए, तुम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? उसने कहा और उसकी पीठ थपथपाई। उसे सही लफ्ज नहीं आते थे, मगर सुनना उसे आता था। ताए मुस्कुराता रहा और सिर हिला दिया। अरे, मैं ठीक हूं, बस वॉशरूम जाकर आता हूं, जल्दी आ जाऊंगा, कहकर वह तेजी से चला गया। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि अब कोई उसे नहीं देख रहा, वह दीवार के पीछे छुप गया और जोर जोर से रोने लगा। मैं ऐसा क्यों हूं? इतना कमजोर क्यों हूं? क्या एक बार भी रोना बंद नहीं कर सकता? वह बुदबुदाया, इतना धीमे कि कोई सुन न सके। वह सोच ही रहा था कि अब वह ठीक हो जाएगा। तभी किसी ने उसे खींचकर अंधेरी गली में ले लिया। क्या उसे फिर से अगवा किया जा रहा है? उसकी सांस कान के पास महसूस हुई और बस उस आवाज से ही ताए की टांगें कमजोर पड़ गईं और आंसू फिर से बहने लगे। जंगकुक ने धीरे से उसका मुंह छोड़ा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। अंधेरा था, आंखों में आंसू भी थे, फिर भी ताए जंगकुक की चमकती आंखें देख सकता था। क्या वह रो रहा था? ह्युंग, मुझे माफ कर दो, जंगकुक ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम रो रहे हो? ताए ने पूछा और उसका चेहरा थाम लिया। जैसे ही उसने छुआ, एक आंसू गिर पड़ा। मुझे माफ करना, तुमसे बात नहीं कर पाया। जंगकुक ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा। लीसा के पिता मुझ पर नजर रखे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कुछ न करूं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। माफ करना,
सच में माफ करना। उसने ताए की हथेली को अपने गाल से लगाकर चूम लिया। ताए समझ गया, जंगकुक बिना वजह ऐसा कभी नहीं करता। उसका भरोसा उस पर पूरा था और उसे कोई पछतावा नहीं था। अगर तुम मुझसे नाराज हो, ताए ने एक पल की भी हिचक के बिना उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। 1 हफ्ता हो गया था, वह उसे बहुत मिस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। मोहब्बत करने वालों के साथ किस्मत इतनी सख्त क्यों होती है? हमेशा वही क्यों जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया? सब कुछ आसान क्यों नहीं हो सकता? सुकून क्यों नहीं मिल सकता? वे एक दूसरे के माथे से माथा लगाकर खड़े रहे, आंखें बंद, दिल भारी। मैं समझता हूं, ताए ने धीमे से कहा। जंगकुक जानता था उसने उसे चोट पहुंचाई है। मैं थोड़ी देर में जा रहा हूं, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? ताए ने पूछा। अचानक था, मगर इस पल जंगकुक उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या? वादा करो कि तुम जिंदा और सही सलामत वापस आओगे। अपने ही शब्दों से ताए का दिल दुख गया। उसे नहीं पता आगे क्या होगा और वह बहुत डर रहा था। जंगकुक ने उसके माथे पर किस किया। मैं वादा करता हूं। फिर वह रुका। लेकिन क्या तुम भी मुझसे एक वादा करोगे? वादा करो, जब तक मैं दूर हूं तुम किसी और से मोहब्बत नहीं करोगे। ताए हंस पड़ा। वादा करने की जरूरत नहीं, मेरा दिल तो पहले ही तुम्हारा है। वो पल धुंधला सा हो गया और जाने का वक्त आ गया। मुझे पता है तुम फिक्र करोगे, इसलिए मैंने कुछ बनाया है। जंगकुक ने जेब से कुछ निकाला। एक चांदी की चैन थी जिसमें हाथ का निशान था, 3 उंगलियां उठी हुई। इस हाथ का मतलब क्या है? ताए ने पूछा। जंगकुक ने वो चैन उसके गले में पहनाई। उस पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जंगकुक ने वही निशान अपने हाथ से बनाया और दिखाया। आई लव यू। ये सुनकर ताए चौंक गया। दिल खुशी से भर गया और आंखें फिर से नम हो गईं। वो जवाब देने ही वाला था कि दूर से किसी की आवाज आई। वो लीसा के पिता का असिस्टेंट था, जंगकुक को बुला रहा था। जंगकुक ने जल्दी से ताए को गले लगा लिया। मेरी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, वादा। उसने आखिरी बार उसके होंठों पर किस किया और चला गया। ताए वहीं खड़ा रह गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने चैन को थामा, हाथ के निशान को देखा और पेंडेंट को चूम लिया। दिसंबर था, सर्दी का मौसम, इसलिए उसने मफलर लपेटा और गलियारे में निकल आया। हर चीज ठंडी लग रही थी। जब उसे सबसे ज्यादा गर्माहट की जरूरत थी, तभी जंगकुक को जाना पड़ा। रात के 10 बज चुके थे। ट्रेनिंग की वजह से उसका जिस्म बहुत थक चुका था, मगर दिमाग तक को सुकून नहीं मिल रहा था। जंगकुक ने वादा तो किया था, फिर भी ताए खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने लंबी सांस ली और गले में पहने पेंडेंट को उंगलियों से सहलाया। हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक पीछे से आई आवाज पर वह चौंक गया। तुम अब तक जाग रहे हो? उसने पलटकर देखा। बोगम खड़ा था, चेहरे पर जिज्ञासा थी। ताए को राहत मिली। कम से कम कोई अगवा करने वाला तो नहीं था। ताए हल्के से हंसा। कैप्टन की याद आ रही है? बोगम ने कहा। ताए घबरा गया। क्या उसे पता है? उसने नजरें फेर लीं। बोगम हंसा। उसे वजह पता थी, मगर वह ताए को और चोट नहीं देना चाहता था। वैसे कैप्टन ने मुझे कुछ दिया है। ये सुनते ही ताए का ध्यान वहीं अटक गया। बोगम ने पीछे से एक डिब्बा निकाला, न बहुत छोटा न बहुत बड़ा, बस साधारण सा। कैंप के गेट पर मिले थे। ताए ने फौरन डिब्बा थाम लिया। वह उसे देखने लगा, सोचने लगा अंदर क्या होगा। दिल थोड़ा घबराया हुआ था। इसे अंदर खोलना, बोगम ने कहा और चला गया। ताए सीधे उस पेड़ की तरफ बढ़ गया जहां वह और जंगकुक अक्सर मिलते थे। उसने रिबन खींचा। अंदर ज्यादा चीजें नहीं थीं, मगर जो थीं दिल को छू लेने वाली थीं। वो मुझे खत लिख रहा था, उसने खुद से फुसफुसाया जब उसने मुड़े हुए कई कागज देखे जिन पर लिखावट थी। उसने एक खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। जंगकुक का ताए के नाम खत। ताए एक कोने में बैठा अपने साथियों को उलझन भरी नजर से देख रहा था। तुम लोग इतना सामान क्यों पैक कर रहे हो? हमें तो बस मैदान में ट्रेनिंग करनी है ना? उसने पूछा। सोगजिन ने जवाब दिया।
ट्रेनर ने नहीं बताया था कि आज पानी से जुड़ी ट्रेनिंग होगी। ताए की भौहें चढ़ गईं। क्या? होसोक ने अपना बैग उठाकर कंधे पर टांगा। पिछले हफ्ते बताया था, तुमने सुना नहीं है ना? सब हंसने लगे और ताए खुद पर भी हंस पड़ा। चलो अब पैक कर लो ताए, थोड़ी देर में बुलावा आ जाएगा। वे फिर से जंगल में थे। ज्यादातर अचानक होने वाली लड़ाइयां जंगलों में ही होती हैं। ताए को अब तक आदत हो जानी चाहिए थी, मगर आज कुछ अलग लग रहा था। बोगम की चीख सुनते ही सब चौकन्ने हो गए और ताए तो सच में उछल पड़ा। वह जल्दी से बोगम के पीछे छुप गया और पास पड़ी टहनी को ढाल की तरह पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उसे धोखा सा महसूस हुआ जब बोगम फिर से हंसने लगा। बाकी सिपाही भी राहत और नाराजगी के बीच हंस पड़े। अच्छा था कि ट्रेनर अभी तक नहीं आया था। ताए ने बोगम के हाथ पर मारा। यह मजाक था, मेरा दिल बैठ गया था। बोगम इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी हंसी में ही खांसी आ गई। अब ताए हंस रहा था। बोगम का चेहरा अजीब लग रहा था। ठीक हुआ, उसने कहा। थोड़ा शांत होने के बाद बोगम बोला, सॉरी, बस माहौल हल्का करना चाहता था। तुम बहुत घबराए हुए लग रहे थे। ताए ने निगल लिया। वह सच में घबराया हुआ था। बोगम उसे अच्छी तरह भटका लेता था, क्योंकि कुछ देर के लिए उसके डर भूल गए थे। थोड़ी देर बाद ट्रेनर आ गया और सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। जैसा कि मैंने कहा था, आज की ट्रेनिंग पानी से जुड़ी होगी, उसने कहना शुरू किया। तुम सामने देख सकते हो, उस किनारे पर 3 लकड़ियां हैं। उनके बीच एक गहरी झील है। सबको धनुष और तीर बांटे जाने लगे। तुम्हें झील में कूदना होगा, लेकिन कूदते ही कम से कम एक लकड़ी पर निशाना लगाना जरूरी है। तुम बेलों का सहारा लेकर झूल सकते हो, मजा भी ले सकते हो, मगर याद रखना, ये ट्रेनिंग है। टीमों में बांटकर सबने शुरू किया। बेल पकड़कर झूलते, निशाना लगाते और फिर पानी में गिर जाते। कुछ का निशाना लगा, कुछ का नहीं। अब उनकी टीम की बारी थी और ताए पहले से भी ज्यादा नर्वस था। सबसे पहले सोगजिन गया। वह भी डरा हुआ था, मगर फिर भी कूद गया। दूसरा होसोक था। वह भी घबराया, लेकिन किस्मत से उसका निशाना लग गया। फिर नामजून। वह ठीक था, मगर थोड़ा अनाड़ी, इसलिए निशाना चूक गया। बाकी साथियों की बारी भी आई। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था जब तक ताए की बारी नहीं आ गई। उसने आगे कदम रखा और नीचे की ऊंचाई देखी। झील भी काफी गहरी लग रही थी। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। इसमें कोई मजाक नहीं था। उसने सारी हिम्मत समेटी और बेल पकड़ ली। कूदने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई सेकंड बीत गए और ट्रेनर का सब्र टूटने लगा। रिलैक्स, दूर से आवाज आई, मगर उससे ताए को हिम्मत नहीं बल्कि दबाव महसूस हुआ। बोगम पीछे खड़ा था और उसने देखा कि ताए कांप रहा है। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। क्या तुम्हें पानी से डर लगता है? उसने पूछा। ताए ने झूठ नहीं बोला। हां। अब बोगम समझ गया कि वह इतना डरा क्यों है। तुम कर सकते हो ताए, नीचे से होसोक ने हौसला दिया। ताए ही हूं, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ताए ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा झुंझलाहट से भरा था। अभी यह सवाल क्यों? क्या तुम भरोसा करते हो? सिर्फ हां या ना? ताए का दिमाग उलझा हुआ था। उसे नहीं पता था बोगम क्या करने वाला है। हां। बोगम ने फौरन उसकी कमर पकड़ ली। ताए उसकी मौजूदगी अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। जैसे ही मैं कूदूं, तीर चलाना, बोगम बोला। ताए को कुछ समझ नहीं आया। वह चौंक गया जब बोगम ने उसे उठाया और दोनों साथ कूद पड़े। झटके की वजह से ताए तीर चला ही नहीं पाया। उसने बस बोगम को पकड़े रखा और पानी में डूब गया। जब वे पानी से बाहर आए तो बाकी सिपाही हंस भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। ताए को समझ नहीं आया कि शर्मिंदा हो या नहीं। अच्छा टीम वर्क है, लेकिन तुम दोनों को फिर से करना होगा क्योंकि निशाना नहीं लगा, ट्रेनर ने कहा। ताए ने सांस छोड़ी और गीले कपड़ों के साथ पानी से बाहर निकला। वे फिर से ऊपर गए। इस बार ताए के दिल में थोड़ी हिम्मत थी। उसने बेल पकड़ी और खुद को जमाया। ताए, क्या मैं इस बार भी तुम्हारे साथ कूदूं? बोगम ने फिक्र से पूछा। ताए ने पीछे देखा और शुक्रिया भरी मुस्कान दी। कोई बात नहीं। उसने गहरी सांस ली और खुद को झूलने दिया। बीच में पहुंचते ही उसने बेल छोड़ी
धनुष और तीर संभाला और इस बार उसका निशाना लग गया। वह पानी में गिरा और सब तालियां बजाने लगे। ताय कांप रहा था मगर अपने आप पर उसे फख्र था। बोगम कमरे से बाहर निकला, बैग कंधे पर लटका हुआ था। वह दरवाजा बंद कर रहा था और पीछे खड़े ताय को देख नहीं पाया। ताय ने आवाज निकाली। बोगम डर के मारे उछल पड़ा। जैसे ही उसने पीछे देखा, ताय आसमान की तरफ देखते हुए आखिरकार बदला पूरा हुआ। ताय ने बुदबुदाया। बोगम अब भी हैरानी में अपनी धड़कन संभाल रहा था। तो क्या तुम्हें बधाई दूं? उसने पलटकर कहा और कैंप गेट की तरफ चल पड़ा। ताय उसके साथ चलने लगा। हाँ, लेकिन मैं बस कल मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कहना चाहता था। कुछ सिपाही भी बाहर जा रहे थे, कोई अपने घर, कोई अपने परिवार के पास, शायद कोई डेट पर। जो भी हो, वीकेंड पर सब आजाद थे, बोगम ने कहा। ताय की दिलचस्पी बढ़ गई। तुम्हें भी पानी से डर लगता है? वे कैंप से बाहर आ चुके थे, सड़क पर चलते हुए, जहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे। बोगम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने उसे काबू में कर लिया। कैसे? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, ताय ने कहा। समंदर का ख्याल आते ही उसकी रूह कांप गई। उसे समंदर से नफरत थी। शुरुआत में तो मुश्किल होता है, लेकिन मैं बार बार समंदर के सामने जाता रहा। जब हिम्मत होती तैरता भी था। ताय ने सिर हिलाया। वह सच में बहादुर था। शायद उसे भी कोशिश करनी चाहिए थी, मगर सिर्फ ख्याल से ही सिहरन हो जाती थी। तो फिर हम कल वाली ट्रेनिंग दोबारा आजमाएं? ताय ने अचानक कहा। बोगम चौंक गया और वहीं रुक गया। तुम कल वाली ट्रेनिंग फिर से करना चाहते हो? उसने पूछा। ताय ने सिर हिला दिया। हाँ, शायद मैं भी अपने डर पर काबू पा लूं। दोनों फिर से उसी जंगल की तरफ गए। सांपों का डर अब भी था, मगर ताय इतना जिद्दी था कि बोगम मना नहीं कर पाया। वे झील के ऊपर उस किनारे पर खड़े थे। नजारा देखते ही ताय फिर से डर गया। पक्का करना चाहते हो? बोगम ने फिक्र से पूछा। वह देख सकता था कि ताय हल्का सा कांप रहा है। हाँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोगम ने जीभ क्लिक की। अब तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? ताय ने कंधे उचका दिए और शरारती सी मुस्कान दी। वह बस मजा लेना और अपने डर को शांत करना चाहता था। तभी बोगम ने अपनी शर्ट उतारनी शुरू की। ताय ठिठक गया। शब्द ही नहीं निकले। मैं पहले जाऊं या फिर तुम्हें गाइड करूं? बोगम ने पूछा। ताय सीधा देख नहीं पा रहा था। तुम चाहो तो पहले जाओ। उसने पूरी ताकत जुटाकर उसकी तरफ देखा, सिर्फ चेहरे की तरफ। बोगम बिना बेल पकड़े कूद गया। यह देखकर ताय हैरान रह गया। जो इंसान गहरे पानी से डरता था, उसने डर पर इतनी जल्दी काबू पा लिया था। अगर बोगम कर सकता है तो शायद वह भी कर सकता है। बोगम जोरदार छींटे के साथ पानी में गिरा। वह पानी से बाहर आया, चेहरा पोंछा और ऊपर ताय की तरफ देखा। तुम कर सकते हो। बिना सोचे ताय ने बेल पकड़ी, झूला और फिर छोड़कर सीधे पानी में कूद गया। वह पानी से निकला तो बोगम खुशी से हंस रहा था। ताय ने बालों में उंगलियां फेरी और चेहरा पोंछा। बिल्कुल। तब बोगम की नजर वहां चली गई जहां नहीं जानी चाहिए थी। ताय के झील के पास चट्टानों पर खड़ा था। पानी उसकी कमर तक था। कपड़े गीले थे और बदन से चिपके हुए थे। बोगम ने तुरंत नजरें फेर लीं और निकल लिया। उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। उसने खुद को संभालने के लिए पानी में डुबकी लगाई और फिर बाहर आया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं आखिरी बार फिर से करूंगा, ताय बोला और ऊपर चढ़ गया। इस बार ऊपर देखने में खतरा कम था क्योंकि उसके कपड़े ढीले हो चुके थे। बोगम ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर अंगूठा उठाया। इस बार बिना बेल पकड़े, बस एक कोशिश, ताय ने सोचा। डर तो लग रहा था। क्या? लेकिन मुझे डर? वह चौंक गया जब बोगम उसके बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसके बदन से पानी टपक रहा था। तो तुम कब ऊपर आ गए? ताय बोला। तुम डरे हुए लग रहे हो। पहले मैं गाइड करूंगा, फिर तुम अकेले कूदना। बोगम ने अचानक उसे थाम लिया और दोनों साथ झील में कूद पड़े। ताय ने ताकत जुटाकर तुरंत सिर बाहर निकाला। उसने बोगम पर पानी उछाल दिया। ऐसा यूं ही नहीं कर सकते, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। बोगम उसकी प्यारी सी घबराहट पर हंस पड़ा। बिना प्लान के चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। उसने वापस छींटा मारा और ताय चौंक गया। तो अब तुम मुझे चुनौती दे रहे हो?
ताए ने शरारती मुस्कान दी। दोनों एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। हंसी और खिलखिलाहट झील के आसपास गूंजने लगी। बस बस रुक जाओ, ताए हंसते हंसते बोला। उसकी आंखों में हंसी के आंसू आ गए थे। सब कुछ साधारण सा था, कुछ खास नहीं, मगर बोगम के लिए ताए बहुत खूबसूरत लग रहा था। बिखरे बाल, चेहरे को छूते हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी हंसी। वह खुश था कि ताए ने कुछ नहीं देखा, और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह अपने जज्बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। शायद एक तरफा मोहब्बत ही सही, उसके लिए इतना ही काफी था कि वे दोस्त हैं। बस अफसोस था कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वे दोनों सूखने लगे और फिर अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। ताए के कपड़े अब भी गीले थे, मगर ज्यादा नहीं दिख रहा था, क्योंकि बोगम ने उसे अपना कार्डिगन पहना दिया था, कहीं उसे सर्दी न लग जाए। चलते चलते बोगम अचानक रुक गया। ओह नहीं, क्या हुआ? ताए ने पूछा और उधर देखा। बोगम ने उसे जल्दी से दीवार के पीछे खींच लिया। श्श, मैंने अपने छोटे भाई को देख लिया। लगता है आज उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लूंगा। उसने झांक कर देखा। ताए ने भी उत्सुकता में झांका। ओह, शायद वही उसकी गर्लफ्रेंड है। ताए ने ध्यान से देखा। हां, लड़की जानी पहचानी लग रही है। अचानक उसे जोर का झटका लगा। वह जेनी थी, उसकी छोटी बहन। ताए की आंखें फैल गईं। ये क्या? वह छुपने की जगह से बाहर निकल गया। बोगम घबरा गया। ताए चिल्लाया। दोनों की नजरें उनकी तरफ गईं। जेनी का चेहरा उतर गया। ताए ह्यूंग, वह हकलाते हुए बोली। उसने फौरन अपनी बहन का कान पकड़ लिया। आह! जेनी चिल्लाई और अपना कान सहलाने लगी। तेरी उम्र में तेरा बॉयफ्रेंड भी है, उसने गुस्से में कहा। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अभी। ताए ने उसके हाथ पर हल्का सा मारा। लेकिन जिमिन अच्छा है, वो कुछ गलत नहीं करेगा और मुझे वो पसंद है। उसकी बातों पर ताए चुप हो गया। वो वहीं जम सा गया जैसे किसी ख्याल ने उसे जकड़ लिया हो। उसका नाम जिमिन है? उसने धीरे से पूछा। जेनी मुस्कुराई और सिर हिला दिया। हां, नाम अच्छा है ना? वो हंस पड़ी। ताए ने पीछे देखा। वहां वो लड़का था और बोगम उसे भी डांट रहा था। लेकिन तभी सारी कड़ियां जुड़ गईं और ताए हैरानी में डूब गया। इतवार का दिन था। जंकुक आसपास नहीं था और उसके पास करने को कुछ भी नहीं था, ना कोई जांच, ना कोई काम। तो वो बाहर निकल आया। शायद किसी से मिलने का ख्याल था। कमरे के कोने में बैठकर इंतजार करना उसे अब और बोर कर रहा था। वो राजधानी के बाजार में था। हर तरफ भीड़, शोर, दुकानें, खाने की खुशबू, लोग, सौदे। वो पहले भी यहां आया था, लेकिन रास्ते उसे याद नहीं थे। यूं कहें कि वो थोड़ा भटका हुआ था। पूरी तरह खोया नहीं था, बस जिस जगह जाना चाहता था वो रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद किस्मत ने साथ दिया। ताए ने आवाज दी और हाथ हिलाया। बोगम ने उसे देखा, मुस्कुराया और हाथ हिलाया। उसे ताए को यहां देखकर हैरानी हुई थी। भीड़ से निकलते ही ताए सीधा उसके स्टॉल की तरफ आया। तुम यहां कैसे? बोगम ने पूछा, आलू तैयार करते हुए। ताए को याद था बोगम ने बताया था कि वो हर वीकेंड यहां काम करता है। कुछ नहीं, बस थोड़ा बोर हो रहा था। क्या मैं मदद कर सकता हूं? बोगम की आंखें फैल गईं। तुम मदद करोगे? तुम्हें इसकी आदत है? तुम तो ऐसे लगते हो जैसे सोने की चम्मच से पले हो। वो मजाक में बोला। ताए ने कंधे उचका दिए। आदत नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकता हूं, अगर ठीक लगे तो। तभी स्टॉल के अंदर से एक औरत बाहर आई, उम्र करीब 40 के आसपास। बोगम फौरन सीधा खड़ा हो गया। ये मेरी माँ है हिना, और माँ ये मेरे दोस्त हैं ताए ह्यूंग। उसकी माँ हैरानी से उसे देखने लगी। ताए ह्यूंग? किम ताए ह्यूंग? जनरल साहब के बेटे? ताए ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अरे वाह, जितना मेरे बेटे ने बताया था तुम उससे भी ज्यादा हैंडसम हो। बोगम शर्म से बीच में कूद पड़ा। उसकी मां ने उसे देखा। क्यों? सच ही तो कह रही हूं। मां, बोगम ने आंखें दिखाई। हीना हल्का सा हंस पड़ी। मिसेस पार्क,
अगर आपको बुरा न लगे तो मैं यहां बेचने में मदद करना चाहता हूं, ताए ने अदब से कहा। हीना थोड़ी चौंकी। पक्का? ताए ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर उसने कहा कि वो सामने आलू तैयार करने में बोगम की मदद कर दे। अभी सुबह के 9 बजे थे और वक्त के साथ भीड़ बढ़ने वाली थी। ये आलू आपने खुद उगाए हैं? ताए ने लकड़ी की ट्रे पर आलू रखते हुए पूछा। हाँ, कुछ अपने हैं और कुछ सप्लायर से आते हैं। वो पूरी दिल से मदद कर रहा था, न गर्मी की शिकायत न थकान। शायद यही उसकी सच्चाई थी जो बोगम को उसकी तरफ खींच रही थी। दूर से बोगम ने कुछ बच्चों को खेलते देखा, पत्थर उछालते हुए। वो नजरअंदाज करने ही वाला था, तभी उसने एक नुकीला पत्थर ताए की तरफ आते देखा। बिना सोचे उसने ताए को खींचकर एक तरफ कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुद संभल पाता, पत्थर का तेज किनारा उसके चेहरे से टकरा गया। गाल से जबड़े तक एक लंबी खरोंच बन गई। आह! वो कराह उठा। वो बच सकता था, लेकिन अगर हटता तो ताए गिर जाता, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अरे तुम बच्चे कहीं और जाकर खेलो, हीना चिल्लाई और बच्चे भाग गए। ओह नहीं, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे खींच लेते, खुद को क्यों चोट लगा ली? ताए घबराकर बोला और खरोंच देखने लगा। तुम दोनों ठीक हो? हीना परेशान होकर बोली। ये बच्चे सच में सिरदर्द बन गए हैं। हम ठीक हैं मां। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, ताए ने जोर देकर कहा। तुम्हें घर जाकर जख्म साफ करना चाहिए। ये बोगम मना करना चाहता था, लेकिन ताए ने उसकी बात भी मान ली। तुम्हारी मां सही कह रही है, पहले इसका इलाज कर लेते हैं। आह दर्द! बोगम कराह उठा जब ताए उसके जख्म पर गीला कपड़ा रख रहा था। मैं धीरे ही कर रहा हूं, बस दर्द ज्यादा है, ताए ने कहा और दवा की एक और बूंद डाल दी। तुम हमेशा मुझे ही क्यों बचाते हो? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। सवाल छोटा सा था, लेकिन बोगम के पास जवाब नहीं था। इन सवालों से उसका सिर दुखने लगा। वो जानता था, फिर भी कह नहीं सकता था, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। ये बात बस दिल में ही रह गई। पता नहीं, तुम बड़े अजीब लगते हो, उसने मजाक किया। ताए ने फौरन कपड़ा जख्म पर जोर से दबा दिया। मैं मजाक कर रहा था, वो दर्द से चिल्लाया। ताए हल्का सा मुस्कुराया। इलाज के बाद उसके जबड़े के पास जड़ी बूटी की पत्ती चिपकी हुई थी। 3 घंटे बाद निकाल देना, ताए ने कहा और सारा सामान वापस किट में रख दिया। अच्छा था कि उनके पास फर्स्ट एड था। सब ठीक करने के बाद दोनों एक साथ खड़े हुए, लेकिन ताए थोड़ा अनाड़ी था और फर्श बहुत चिकनी थी। उसका संतुलन बिगड़ गया। वो जमीन पर नहीं गिरा। जो हुआ वो उससे भी बुरा था। वो फिसला और उसका शरीर आगे की तरफ लड़खड़ा गया, और बस एक पल में उसके होंठ गलती से बोगम के गाल से टकरा गए। बस कुछ ही पल थे, लेकिन काफी थे। दोनों वहीं जम गए। ताए फौरन पीछे हटा। बोगम अब भी अपनी जगह पत्थर सा खड़ा था। मैं माफी चाहता हूं, मेरा मतलब नहीं था, सच में मैं फिसल गया था और ये बस ऐसे ही हो गया, ताए घबरा कर बोला, खुद को कोसते हुए। ठीक है, ये एक हादसा था, बोगम ने खुद को संभालते हुए कहा। उसके बोलने से ताए की घबराहट थोड़ी कम हुई। ताए ने जल्दी से किट मेज पर रखी। मैं बाहर इंतजार करता हूं, वो कहकर बाहर चला गया, दरवाजा बंद करते हुए। दरवाजा बंद होते ही बोगम घुटनों के बल गिर पड़ा। वो खाली जगह को घूर रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस ली। कैप्टन, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता मैं और कितना खुद को रोक पाऊंगा। ताया अचानक चौंक गया, जबकि चौंकने की कोई वजह नहीं थी। बस बोगम ने उसे पीछे से आवाज दी थी। हाँ है, वो उसके पीछे खड़ा था। शायद उसे अजीब लगा, क्योंकि ताए पलटकर देख ही नहीं रहा था। हेलो, ताए की आवाज कांप रही थी। मेरा जख्म ठीक है, मैंने पट्टी बांध ली है, बोगम ने कहा, ताए का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए। अच्छा, ध्यान रखना, ताए बोला और कमरे से बाहर निकल गया। सुबह के 4 बज रहे थे, बस 1 घंटा बाकी था। बोगम उसके पीछे पीछे चला।
तुम ठीक हो? उस सवाल पर ताए चुप रह गया। जवाब उसे पता था, बस कह नहीं पा रहा था। ताए ने खुद को मनी मन कोसा। कल बाहर नहीं जाना चाहिए था, तब वो हादसा नहीं होता। ये बेकार की बात है। मेरी तरफ देखो, बोगम ने कहा। ताए हिम्मत जुटाकर पलटा। नजरें मिली और आधे सेकंड में ही उसने नजरें फेर लीं। सब कुछ फिर याद आ गया। बोगम हल्का सा हंसा। अब भी उस किसके बारे में सोच रहे हो? ताए का चेहरा और लाल हो गया। नहीं, चुप रहो। ट्रेनिंग शुरू हुई। दिन बाकी सबके लिए सामान्य था। दोपहर में एक ऐलान हुआ। राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैनिकों के आगमन की घोषणा की है। वो दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिकन सुनते ही ताए चौकन्ना हो गया। वो किसी से नफरत नहीं करता था, लेकिन इतिहास ने उसे बेचैन कर दिया। उसका दिल घबरा गया और अचानक जंगकुक का ख्याल आ गया। वो पहले से ज्यादा डर गया। सैनिक प्लाजा में पहुंचे। यहीं ज्यादातर बड़े कार्यक्रम होते थे। लोगों में उत्साह था। दूसरे देश के लोगों को देखना उनके लिए नया था। शायद ताए ही अकेला था जिसे खुशी नहीं हो रही थी। अरे, मजेदार है ना? बोगम ने उसे हल्का सा कुहनी मारी। ताए ने बस हल्की मुस्कान दे दी। थोड़ी देर बाद भीड़ में सरगर्मियां बढ़ने लगीं। कुछ गाड़ियां आगे बढ़ीं। जनरल के माए, उनके साथ कुछ अनजान चेहरे थे। अमेरिकन। ताए और उसके पिता की नजरें मिली। उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन ये जगह सही नहीं थी। एक लंबा आदमी था, उसके दोनों तरफ दो लोग। साफ पता चल रहा था वो अमेरिकी थे। सारे सैनिकों ने सलामी दी और एक साथ झुके। दक्षिण कोरिया में आपका स्वागत है। उनकी आवाजों में तालमेल अच्छा लगा। आपका स्वागत करने के लिए धन्यवाद। जांच के बाद हम आपके कैंप को कुछ हथियार दान करेंगे। वो मदद के लिए आए थे। उस आदमी ने थोड़ी और बातें की। वो 5 सितारा जनरल था। भाषण के बाद ताए के पिता ने उसे आगे बुलाया। वो आगे बढ़ा और झुका। ये मेरा बेटा है, किम ताएह्युंग, उन्होंने कहा। मिलकर खुशी हुई ताएह्युंग। मैं जनरल वॉकर हूं। ताए ने हाथ मिलाया और मुस्कुराया। फिर भी उसके दिल में हल्का सा शक था। तब प्लाजा से थोड़ी दूर एक जोरदार धमाका हुआ। लोग चिल्लाने लगे। भाग दौड़ मच गई। धमाके की आवाज पास आती जा रही थी। लोगों को निकालो, लेफ्टिनेंट ली चिल्लाए, लेकिन आवाज शोर में दब गई। ताए घबरा गया। सांस भारी लग रही थी, फिर भी वो खुद को संभाले रहा। वो फौरन लोगों की तरफ दौड़ा, उन्हें सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगा। बच्चे और गोद में लिए शिशु डर से रो रहे थे। उसका दिल टूट रहा था। फिर हालात और बिगड़ गए। काले कपड़ों में लोग आए और गोलियां चलाने लगे। सबसे बुरा यह था कि ट्रेनीज के पास हथियार नहीं थे। कुछ सैनिक घायल हो गए, कुछ हाथापाई कर रहे थे। मेहमानों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो भी लड़ने लगे। कुछ अमेरिकी सैनिकों के पास हथियार थे। वो लोगों की हिफाजत कर रहे थे। ताए खुद को बेकार महसूस करने लगा। कोरियाई सैनिक भी, ये उनका देश था, उनके लोग थे, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। पीछे से किसी के रोने की तेज आवाज आई, लेकिन भीड़ बहुत थी। सैनिक लोगों के चारों तरफ घेरा बना रहे थे। ताए ने देखा एक छोटा बच्चा गिरने वाला था और बुरी तरह रो रहा था। ताए भीड़ में घुसा और उसे उठा लिया। उसे पहचानते ही वो ठिठक गया। वही बच्चा, आर्किड वाला। वो ताएह्युंग से लिपट गया और रोने लगा। सर, मेरे दोस्त को गोली लग गई। ये सुनते ही ताए का दिल टूट गया। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किनारे की तरफ खींच लिया। दोनों भीड़ के समंदर में उतर गए। सड़क के एक तरफ उथले हिस्से में एक बच्चा जमीन पर पड़ा था। उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था और वो साफ था, वो अब नहीं रहा। वो बच्चा मिनहयुक था। वही बच्चा जो ताए को जिमिन की याद दिलाता था। ताए की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। जैसे ही उसने ताएह्युक को घुटनों पर बैठकर मिनहयुक को सीने से लगाए देखा। तुम मरे नहीं हो ना? आंटी मिन गलत कह रही है ना? वो उसे थपथपाते हुए रो रहा था। वो बस एक छोटा सा बच्चा था जिसने जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना देखा था।
उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसका भविष्य उज्जवल हो सकता था। वो इसका हकदार नहीं था, कोई भी नहीं होता। लेकिन उस वक्त ताय बस यही कर सकता था कि लोगों को गोलियों से बचाए और अंदर ही अंदर गुस्से में रोता रहे। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज बंद हो गई, धमाके भी थम गए आखिरकार। लेकिन उसके बाद भी हर दिल पर एक गहरा जख्म रह गया। सड़क पर बहुत से लोग पड़े थे, कुछ जा चुके थे, कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। कई घर टूट चुके थे, कुछ इमारतें भी। लोगों की चीखें और रोना ताए के कानों को सुन्न कर रहा था। ये सब देखना उसके दिल को चीर रहा था। दूर से उसने नामजून को देखा। ताए का दिल डर से कांप उठा। होसोक वो नहीं रहा। नामजून बुदबुदाया, आंखों में आंसू थे। ताए के घुटने कमजोर पड़ गए। आज की सारी तबाही वो सह नहीं पा रहा था। और ये तो बस एक ही दिन था, आगे क्या होगा? उसने चारों तरफ देखा। जो दिख रहा था उसने उसे पूरी तरह थका दिया। ये सब क्यों हुआ? ट्रेनीज के पास हथियार क्यों नहीं थे? अगर होते तो मेरा बेटा जिंदा होता। एक मां रोते हुए अपने खून से सने बेटे को गले लगाए थी। कैप्टन जियोन कहां है? उसे ही तो ये सब संभालना चाहिए था। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, वो कितना गैर जिम्मेदार है, उसे कैप्टन होना ही नहीं चाहिए। मेरा परिवार मर गया। लोग जंगकुक को दोष देने लगे। ताए का दिल और टूट गया। ऐसा मत कहो। ताए खड़ा हुआ। वो हमारी परवाह करता है, उसने कहा। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक सवाल भी उठा। जब वो दूर है तभी ऐसा क्यों होता है? जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो कहां था? ताए घुटनों पर गिर पड़ा। उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। उसके दिल में जो दर्द था अब वो और सह नहीं पा रहा था। मारे गए ट्रेनीज के जनाजे दफनाए जा रहे थे और सारे सैनिक सलाम में खड़े थे। सब कुछ कितना बेरंग लग रहा था। परिवार अपने अपनों का मातम मना रहे थे। हर तरफ रोना था और ताह्युंग के लिए यह सब देखना बहुत दर्दनाक था। उसके दिल में एक सवाल उठा, अगर वो भी मर गया तो क्या कोई होगा जो उसके लिए रोएगा? जैसे ही रस्म खत्म हुई, ट्रेनर ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि आज कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। उन लोगों के सम्मान में जो आज खो गए। सूरज ढल चुका था। ताह्युंग इमारत की छत पर बैठा था। चारों तरफ खामोशी थी, एक अजीब सा सुकून। लेकिन उसके दिल के अंदर सब कुछ टूट रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों उदास है। मौत की वजह से, झुंझलाहट की वजह से, या शायद इसलिए क्योंकि उसने इतिहास को कभी हल्के में लिया था। उसे उससे नफरत थी। उसे लगता था इतिहास बोरिंग है, बिना मतलब का, वक्त की बर्बादी। लेकिन आज जब वो खुद इतिहास के बीच खड़ा था, उसे एहसास हुआ कि वो कितना जालिम था ऐसा सोचने में। वो उठा और डूबते सूरज को देखने लगा। लाल, नारंगी और पीले रंग आपस में जैसे बहस कर रहे थे। फिर भी वो रंग ताह्युंग के दिल के सबसे गहरे हिस्से को सुकून दे रहे थे। जंगकुक, हवा उसके चेहरे को छूती हुई गुजरी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। जंगकुक उसके लिए घर जैसा था। उसकी खुशबू घर जैसी थी। उसकी मौजूदगी घर जैसी थी। इस थकी हुई दुनिया में वो उसका सुकून था। लेकिन आज जब ताह्युंग को सबसे ज्यादा एक गले और दिलासे की जरूरत थी और लॉकेट को मुट्ठी में कस लिया, और ये मेरी मौत तक मेरे साथ रहेगी, उसने बुदबुदाया और लॉकेट को चूम लिया। जहां भी तुम हो, उम्मीद है तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही एहसास अब भी होगा। ताह्युंग, पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। ताह्युंग ने फौरन अपने आंसू पोंछे। वो मुड़ा ही था कि किसी ने उसे जोर से गले लगा लिया, जिसकी उसे सच में जरूरत थी। शुक्र है तुम सुरक्षित हो। बोगम। दोनों अलग हुए। बोगम की आंखें सूजी हुई थीं। तुम रो रहे थे? बोगम हंस पड़ा और जमीन पर बैठ गया। क्या मतलब?
ताई हियोंग भी उसके पास बैठ गया। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, उसने धीरे से कहा। नहीं, मैंने कहा ना, मैं मजबूत हूं। बोगम ने मसल्स दिखाए और हंस दिया, लेकिन ताई हियोंग आंखें पढ़ सकता था। सुनो, दुनिया की सबसे मजबूत धातु भी आग के आगे हार जाती है। यह सुनते ही बोगम ने सिर झुका लिया। ताई हियोंग ने उसकी सिसकियां सुनी। वो रो रहा था, जो खुद को सबसे मजबूत कहता था। ताई हियोंग खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं सुन रहा हूं। बोगम रो रहा था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी सिसकियों में दर्द था, और जितना ताई हियोंग सुनता गया, उतना ही उसका दिल भारी होता गया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैंने होसोक ह्यूंग को खो दिया, वो रोते हुए बोला। उसकी उंगलियां बेचैनी से हिल रही थीं। वो मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं था, हम बचपन से साथ थे। वो मेरे लिए बड़े भाई जैसा था। वो रुका, खुद को संभालने के लिए। जब भी मुझे उसकी जरूरत होती थी, वो हमेशा वहां होता था। उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं ठीक हूं या नहीं। वो बस अपने जोक्स सुनाता, अजीब हरकतें करता, जब तक मैं हंस ना दूं। जब लोग मुझे परेशान करते थे, वो हमेशा मुझे बचाता था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन आज मैं उसके पास भी नहीं था जब उसे गोली लगी। ताई हियोंग का दिल और भारी हो गया। होसोक सच में इस सब का हकदार नहीं था। अब मुझे हंसाएगा कौन? जब मैं उदास होऊंगा तो मुझे कौन हंसाएगा? मैं उसकी हंसी फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा। बोगम के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थीं कि नाखून हथेली में धंस गए थे। खून निकल रहा था। ताई हियोंग ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, उसकी उंगलियां खोल दी ताकि और चोट न लगे। उसने अपनी उंगलियां बोगम की उंगलियों में फंसा दी ताकि वो फिर से मुट्ठी न भींचे। मैं तुम्हारा दर्द पूरी तरह समझ नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जानो मैं तुम्हारे साथ हूं। ताई हियोंग ने सच्ची मुस्कान दी। उसने उनके जुड़े हुए हाथों को देखा। कम से कम ये जानकर उसे सुकून मिला कि कोई अब भी उसकी परवाह करता है। उसने ताई हियोंग का हाथ दबाया और हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद। दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। बहुत सी बातें की। ताई हियोंग ने अपनी पूरी कोशिश की कि माहौल हल्का हो, और आखिरकार उसने बोगम की हंसी सुनी। थोड़ी देर बाद ताई हियोंग को कुछ याद आया। सुनो, बोगम के मानते ही कुछ ही मिनटों में वो उस जगह पहुंच गए जहां ताई हियोंग जाना चाहता था। वो मिनहयुक का घर था। घर के सामने फूल रखे थे। कुछ लोग बाहर खड़े थे, शायद रिश्तेदार। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। ताई हियोंग अंदर गया। उसने देखा मिनहयुक की मां अपने बेटे के ताबूत से लिपट कर रो रही थी। कुछ देर बाद वो संभली और मुड़ी। उसकी नजर ताई हियोंग पर पड़ी। तुम कौन हो? उसने पूछा। वो बहुत अच्छा बच्चा था, मैं अपनी संवेदना जताने आया हूं। मां ने सिर हिलाया, लेकिन फिर रुक गई। रुको, मुझे लगता है मैं तुम्हें जानती हूं। ताई हियोंग घबरा गया। क्या तुम वही ट्रेनी नहीं हो जिसने कैप्टन का बचाव किया था? ताई हियोंग समझ नहीं पाया, ये अच्छा है या बुरा। हां, वही है, एक औरत चिल्लाई। ये कैप्टन की तरफ है। लोग चिल्लाने लगे। उनके शब्द ताई हियोंग के लिए बहुत ज्यादा थे। वो उसे घेरने लगे। उसकी घबराहट फिर से लौट आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मेरे बेटे की मौत उस कैप्टन की वजह से हुई है। औरत ने ताई हियोंग पर हाथ उठाया। वो कांपने लगा। तभी बोगम भीड़ में घुसा और ताई हियोंग के सामने खड़ा हो गया। रुकिए, बोगम चिल्लाया। और मैडम, मैं बदतमीज नहीं होना चाहता, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके बेटे की मौत पर लड़ाई करना सही है? सब खामोश हो गए। हम भी आपकी तरह दुखी हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे
कि सबको इंसाफ मिले। ये कहकर वो वहां से निकल गए। वो कैंप की तरफ लौटे, लेकिन उसके पीछे ही रुक गए। तायह्युंग अब भी रो रहा था। वो उसी पार्क में थे जहां तायह्युंग और लिसा मिले थे। यहां थोड़ी निजता थी। ताय, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बोगम ने उसे दिलासा दिया। तायह्युंग अब भी कांप रहा था। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मैंने कैप्टन का साथ दिया? उसने पूछा। इस सवाल का जवाब बोगम के पास भी नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें पता होता, वो उनका रक्षक है। यह सुनकर तायह्युंग चौंक गया। रक्षक? तुम क्या कह रहे हो? क्या कैप्टन का इससे कोई लेना देना है? बोगम ने पूछा। तायह्युंग को शब्द नहीं मिल रहे थे। वो कैसे बताए कि वो भविष्य से है? नहीं, कुछ नहीं। शायद मैं बहुत थक गया हूं। सॉरी। वो खड़ा हुआ, अपने आंसू पोंछे। चलो अंदर चलते हैं, काफी देर हो गई है। बोगम ने और सवाल नहीं किए, लेकिन उसके दिल को पता था कुछ न कुछ चल रहा है। तायह्युंग का मतलब क्या था?